ओके दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों का हमारे डिप्लोमा ऑनलाइन केरला एसएस में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज का वीडियो सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसको हम कहते हैं डाटा मेमोरी स्ट्रक्चर। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता दें फॉर काइंड और इन्फॉर्मेशन कि इसके पहले के जो भी वीडियो लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो वीडियो लेक्चर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसका लिंक आप वहां पे जाएं, वहां पे हर एक वीडियो को देखें, तभी आपको समझ में आएगी। जिस प्रकार से एक चैन होता है, उसके अगर कोई भी लिंक अगर टूट गई तो वो आप कुछ नहीं कर सकते, उसी तरह से वीडियो लेक्चर की सीरीज चल रही है। अगर कोई भी आप वीडियो लेक्चर मिस कर दिए तो आपको नेक्स्ट वाला समझ में नहीं आना है, तो इसलिए आप जो है इसके पहले का वीडियो ज़रूर देखिए। मैं आपको बताने जा रहा हूँ डाटा मेमोरी स्ट्रक्चर। देखिए डाटा मेमोरी स्ट्रक्चर क्या है, इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे विथ एग्जाम्पल। हम आपको बता रहे हैं क्या डाटा मेमोरी स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए और बहुत ही कॉम्प्लिकेशन रहता है। बच्चे इनको समझ नहीं पाते हैं, इनको समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर इस टॉपिक को आप समझ लिए तो समझ लीजिए आपके लिए माइक्रो कंट्रोलर, स्काडा, पीएलसी समझ लीजिए बहुत ही आसान हो गई। ठीक है, तो आसान हम बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे। आप बने रहिए हमारे वीडियो सेशन में, शुरू से लगाए लास्ट तक का पूरा लेक्चर आप देखिए, आपको 100% समझ में आने वाला है, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। अगर हमारा वीडियो सेशन आपको अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए। दूर दूर तक बच्चों को बताइए, समझाइए कि इस चैनल पर फ्री ऑफ कास्ट इस सब्जेक्ट को डील किया जा रहा है, तो ज़रूर हमें देखें। सबसे मुख्य बात यह है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा हैंड रिटन नोट्स भी लिखा गया है, आप वहाँ पे जाकर वहाँ पे उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, डाटा मेमोरी स्ट्रक्चर। जैसा कि हमने बताया कि 8054 माइक्रो कंट्रोलर 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है जो 8 बिट डाटा को प्रोसेस करता है, ये हमने आपको बताया। जिसमें रैम, रोम दो प्रकार की विशेष मेमोरी होती है, जिसमें रोम में प्रोग्राम स्टोर किया जाता है और रैम में डाटा स्टोर किया जाता है, डाटा होल्ड किया जाता है। तो हमने रोम के बारे में बताया, प्रोग्राम मेमोरी को कैसे इनेबल करते हैं, कैसे ऐड करते हैं। इसके पूर्व के वीडियो लेक्चर में मैंने मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने रोम के बारे में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, कैसे उसको मेमोरी में ऐड करते हैं। हमने 8054 माइक्रो कंट्रोलर से इंटरफेस कराते हैं, इसको मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। आप वहाँ पर जा कर के देखिए कि कैसे इनेबल पिन को हाई करके एक्सटर्नली 64 बिट का 60 किलोबाइट का हम एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी हम कैसे ऐड करते हैं, सारी बातों की जानकारी प्रीवियस लेक्चर में मैंने अच्छे तरीके से दे दी है। अब हम आपको रैम के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको डाटा मेमोरी कहते हैं, जिसमें डाटा एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होल्ड होता है। उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो सेशन में ज़रूर बने रहिएगा। इसको स्टार्ट करने से पहले एक सोचा था हम आपको एक एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे देखिए CPU जो है, CPU का काम होता है डाटा को या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, डाटा को प्रोसेस करना, ये CPU का काम होता है। और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी लगे होते हैं, जैसे रजिस्टर हो गया, कैश मेमोरी हो गया, प्राइमरी मेमोरी हो गया, ऑक्सिलरी मेमोरी हो गया। ये कंप्यूटर में बहुत सारे मेमोरीज लगे होते हैं, इनका अलग अलग वर्क होता है। आप जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो इसमें रजिस्टर होता है वो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होता है और ये सबसे सूक्ष्म मेमोरी होता है। ये डाटा को बहुत कुछ समय के लिए अपने अंदर होल्ड रखता है, स्टोर रखता है थोड़े समय के लिए, क्योंकि इसमें होते क्या हैं, फ्लिप फ्लॉप होते हैं, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप होते हैं जो पर्टिकुलर 1 बिट डाटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप के बारे में आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छे तरीके से पढ़े ही होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ये कंप्यूटर का CPU है, ये सबसे नज़दीक इसका रजिस्टर ही होता है, इसलिए सबसे फास्टेस्ट ये इंटरफेस कराने के लिए रजिस्टर ही डाटा को
CPU को देता है। इसके बाद आपका कैश मेमोरी होता है, उसके बाद तब प्राइमरी मेमोरी होते हैं जैसे रैम रोम होता है, उसके बाद ऑक्सिलरी मेमोरी जैसे CD रोम, आपका कॉम्पैक्ट डिस्क, हार्ड डिस्क, इस तरह के जो एक्सटर्नल सेकेंडरी मेमोरी होती है उसी को ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं, वो सबसे बाद में आती है। लेकिन रजिस्टर का बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होता है कंप्यूटर में। ये फास्टेस्ट मेमोरी ही एक प्रकार की होती है जो प्रोसेस कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यही समझ लीजिए कि इसी प्रकार से 8051 में भी बहुत सारे रजिस्टर्स आप पढ़ेंगे, उसकी स्टडी करेंगे। तो हम रैम के बारे में बताएं तो डाटा मेमोरी स्ट्रक्चर में अगर हम रैम के बारे में बताएं तो रैम को क्या किया गया बेटा, 2 पार्ट में काट दिया गया है। ठीक है, तो एक हो गया है आपका लोअर पार्ट और एक हो गया है आपका अपर पार्ट। तो जो ये पूरा है क्या, पूरा है आपका रैम। रैम क्या है, डाटा मेमोरी। डाटा मेमोरी बोले तो जो डाटा को होल्ड रखता है। तो इसके 2 पार्ट कर दिया गया है। इसके ऊपर वाले पार्ट में क्या रखा गया है, जनरल स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स को रखा गया है, और इसके नीचे वाले पार्ट में क्या रखा गया है, जनरल पर्पज रजिस्टर्स को रखा गया है। इसीलिए इस एरिया को कहते हैं जनरल पर्पज मेमोरी एरिया और इस एरिया को कहते हैं स्पेशल फंक्शन रजिस्टर मेमोरी एरिया। तो इन दोनों को अलग अलग करके हम यहाँ पे दिखाए हुए हैं। दोनों का अपना एक पर्टिकुलर वर्क है, दोनों का अपना इम्पोर्टेंस है, उसको हम देखेंगे क्या क्या इम्पोर्टेंस है, यहाँ पे हम इनको समझेंगे। देखिए, जो जनरल पर्पज रजिस्टर्स हैं ये जैसे नाम से ही क्लियर हैं, इनका जो वर्क होता है जनरल वर्क में होता है। डाटा का आदान प्रदान बहुत इजीली इसमें पॉसिबल होता है। जो जनरल वर्क के लिए हम यूज करते हैं तो वो आपका जनरल पर्पज रजिस्टर्स होते हैं। लेकिन जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स होते हैं उनका काम एक स्पेशल फंक्शन को एग्जीक्यूट करना होता है, वो एक स्पेशल फंक्शन के लिए ही बने होते हैं, तो उसी लिए हम उनको स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें डाटा मेमोरी को, अगर यहाँ पे हम क्लासीफाई करें, हम आशा करते हैं आपको दिखाई देता होगा, डाटा मेमोरी को अगर हम यहाँ पे क्लासीफाई करें डाटा मेमोरी को, तो यहाँ 2 प्रकार के डाटा मेमोरी आएगी। एक होगी जनरल पर्पज रजिस्टर्स जिसमें होंगे, और एक होगा आपका क्या, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स होंगे। तो जो आपकी डाटा मेमोरी होती है बेटा वो 256 बाइट की होती है। तो इनको 2 पार्ट में बांटा जाता है। तो 128 बाइट की ये हो गया और 128 बाइट क्या ये हो गया, ठीक है ना। तो इसमें 2 पार्ट में इसको क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। ये लोअर वाला होता है और ये अपर वाला होता है, जिनको समझना और समझाना लिखना सब कुछ क्या हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, जनरल पर्पज मेमोरी एरिया है। दिस इज जनरल पर्पज मेमोरी एरिया है जिसमें सबसे ऊपर 80 बाइट का स्पेस खाली होता है, जिसको हम कहते हैं स्क्रैच पैड एरिया। इसका यूज क्या है हम बताएंगे। इसके बाद आपका 16 बाइट का स्पेस खाली होता है जिसमें बाइट या बिट एड्रेसेबल रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि इसमें बाइट एड्रेसेबल भी होता है। ये देखिए, ये आपका क्या है, बाइट एड्रेसेबल। जितना ये सब का एड्रेस है, बुक में आप देख लीजिएगा, पूरा अगर हम लिखेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा, इसलिए नीचे और ऊपर वाला ही लिख दिए हैं। ये सब क्या है, बाइट एड्रेसेबल हैं। तो बाइट एड्रेसेबल को अगर मान लीजिए एक साथ आपको 1 बाइट यानी कि 8 बिट डाटा को एक्सेस करना है तो एक साथ आप इससे कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब पर्टिकुलर बिट को अगर एक्सेस करना है तो इसमें पर्टिकुलर बिट का भी एड्रेस होता है और बाइट, उनका बाइट एड्रेस भी यहाँ पे दिया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है कि बाइट बिट एड्रेसेबल रजिस्टर, इसमें बाइट और बिट दोनों एड्रेस यहाँ पे लिखा गया होता है। इसका स्पेस जो होता है 16 बाइट का होता है, समझ रहे हैं ना। इसके बाद जो एरिया बचता है वो 4 प्रकार के रजिस्टर बैंक में बढ़ जाता है। 4 प्रकार का रजिस्टर बैंक व्हिच हैज बीन गिवन बिफोर यू, बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3। ठीक है, तो इनका क्या यूज है, बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3। तो हम बता दें कि जितने भी ये सारे बैंक हैं ये सब 8 रजिस्टर को कंटेन करते हैं, यानी कि प्रत्येक बैंक में 8 रजिस्टर है, R0 से R7 तक। ठीक है, प्रत्येक रजिस्टर बैंक में कितने रजिस्टर्स हैं, 8 रजिस्टर्स हैं, और एक रजिस्टर क्या है, 8 बिट का है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए हमारी बात को कि यहाँ पे जो रजिस्टर बैंक हैं
प्रत्येक बैंक में कितने रजिस्टर हैं, प्रत्येक बैंक में कितने रजिस्टर हैं, तो 8 रजिस्टर हैं। ये तो क्लियर हो गया, प्रत्येक बैंक में 8 रजिस्टर हैं, ये तो क्लियर हो गया। और प्रत्येक रजिस्टर जो है, प्रत्येक रजिस्टर आपका 8 बिट का है। तो यानी कि जो टोटल बैंक हुआ पूरा, अगर हम बैंक की बात करें, सारे बैंक में 8 रजिस्टर हैं और एक रजिस्टर 8 बिट का है, यानी कि आपका जो एक बैंक हुआ वो 64 बिट का हुआ। कितना हुआ, 64 बिट का। कितने बाइट होंगे, 8 बाइट होंगे, ठीक है। यानी कि एक बैंक जो है 8 बाइट मेमोरी स्पेस रखता है। तो यहाँ पे 4 बैंक हैं तो कितना होगा, 32 बाइट मेमोरी स्पेस होगा आपका। तो 32 बाइट ये हो गया, 16 बाइट ये हो गया, 18 बाइट वो हो गया। जब इसको सब हम काउंट करेंगे तो कितना होगा, ये 32 बाइट हो गया, ठीक। और फिर ये ऊपर 16 बाइट हो गया, फिर ऊपर कितना हो गया, 18 बाइट हो गया। सबको आप जब काउंट करेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 8 4 128 बाइट हो गया, ठीक है। यानी कि ये पूरा जनरल पर्पज़ मेमोरी एरिया जितना हुआ वो कितना हो गया, 128 बाइट हो गया। तो यहाँ आप इन चीज़ों को समझिए कि प्रत्येक बैंक में कितने रजिस्टर हैं, 8 रजिस्टर हैं। और आपका एक रजिस्टर 8 बिट के इक्विवेलेंट है। इसका मतलब एक बैंक जो है 64 बिट का हो रहा है। तो 64 बिट का मतलब क्या हुआ, 8 बाइट, क्योंकि एक बाइट में 8 बिट होते हैं। ध्यान से दीजिएगा, 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। जब इसको में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, ये 8 बाइट होगा, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। यानी कि 1 बैंक कंटेन 8 बाइट मेमोरी स्पेस। तो 8 बाइट मेमोरी स्पेस रख रहा है। तो 4 बैंक हैं तो कितना होगा, 32 बाइट होगा। इनको सब यहाँ ऐड करेंगे, 32 बाइट, फिर 16 बाइट, फिर 18 बाइट, कितना होगा, 128 बाइट है। यानी कि पूरा जो जनरल पर्पज़ मेमोरी एरिया है वो कितना होगा, 128 बाइट होगा। इसमें जो भी रजिस्टर बैंक को सेलेक्ट करना होता है, रजिस्टर बैंक को कैसे सेलेक्ट करते हैं इसका प्रोसेस हम बताएंगे। इस बैंक को सेलेक्ट करने के लिए हमें एक स्पेशल रजिस्टर का यूज करना पड़ता है। रजिस्टर बैंक को सेलेक्ट करने के लिए एक स्पेशल फंक्शन रजिस्टर को सेलेक्ट करना पड़ता है। उसका नाम है PSW स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, जिसको हम बोलते हैं प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर, ठीक है। तो वो हम यहाँ से उठाते हैं इसको सेलेक्ट करने के लिए। अगर आप सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि स्वयं बैंक 0 सेलेक्ट हो जाएगा डाटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो ये जो होता है आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग होना है कि जितने भी यहाँ डाटा है उसका पर्टिकुलर एड्रेस तो होगा ही होगा, डायरेक्ट एड्रेस होगा ही होगा, साथ ही साथ इनका जो है इनडायरेक्ट एड्रेस भी यहाँ पे दिया जाता है। इसलिए ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग होते हैं जनरल पर्पज़ मेमोरिया, ठीक है ना, मेमोरी। तो बेटा ये हैं आपके पूरा स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स होते हैं। जब इनके सारे बाइट को आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके टोटल 128 बाइट इसके भी स्पेस आएगा, मेमोरी स्पेस आएगा इसका भी, ठीक है। तो आप यहाँ पे हम आप मेमोरी के लिए बता दें, यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए टोटल जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स यूज किए जाते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 21 होती है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम बता दें कि इन सभी का एक डायरेक्ट एड्रेस दिया जाता है, ठीक है ना, एक डायरेक्ट एड्रेस ही इनका यहाँ पे दिया जाता है, ठीक। बिट और बाइट एड्रेसेबल होते हैं, सब आगे हम बताएंगे आपको। तो पहले बिट बाइट क्या होता है, इन चीज़ों को समझने के लिए मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ इन सारी बातों को अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे आपको अब बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देते हैं ये जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं इसके बारे में, और फिर रजिस्टर बैंक को, एक रजिस्टर बैंक को थोड़ा सा ओपन करके समझा देते हैं और उसके बाद आप क्लियर हो जाएगा। तो फिर हम आपको बताएंगे कैसे इन रजिस्टर बैंक का डाटा से सेलेक्ट किया जाता है, कैसे रजिस्टर बैंक का सिलेक्शन कैसे होता है, डाटा को फीड करने के लिए रजिस्टर बैंक का सिलेक्शन कैसे होता है PSW के द्वारा, मतलब स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के द्वारा, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अब हमारी बातें ध्यान से देखिएगा, बातें ध्यान से सुनिएगा, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा।
वीडियो सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसको अन्य बच्चों के भी पास पहुंचाइए जो इसके लिए नीडी हैं और उनको एक सोर्स नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ देखिए जो चीज़ें नहीं दिख रही हैं उनको हम लिख देंगे, इसके लिए घबराने की बात नहीं है। तो यहाँ पे सारे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम जानकारी दे देते हैं। ये आपका P0 पोर्ट 0 से कनेक्टेड जो रजिस्टर है P0 रजिस्टर है। ये स्टैक पॉइंटर रजिस्टर है। जैसे क्या होता है कि रैम का एक छोटा सा साइज CPU यूज करने लगता है, उसी को साइज को जितना एरिया वो CPU यूज करता है रैम का, उसी को स्टैक कहते हैं। तो उस स्टैक में जो भी डाटा रीड या राइट कर होता है तो उसके मतलब उसके पॉइंट को, नंबर को दर्शाने के लिए स्टैक पॉइंटर रजिस्टर का यूज किए जाते हैं, जिसमें हम कई तरह के इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। सब हम बताएंगे जब स्पेशल फंक्शन रजिस्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम बताएंगे स्टैक पॉइंट क्या होता है, स्टैक क्या होता है, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर क्या होता है, वहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद हमने बताया कि जिस प्रकार आपके प्रोग्राम मेमोरी में जो भी आपका प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को होल्ड करने का काम आपका प्रोग्राम काउंटर करता है, उसी प्रकार डाटा मेमोरी में डाटा के एड्रेस को होल्ड करने का काम डाटा पॉइंटर रजिस्टर करता है, जिसको DPTR कहते हैं। 16 बिट का रजिस्टर होता है ये। इसको दो पार्ट में बांट दिया गया है, DPL DPH, ठीक है, हायर डाटा पॉइंटर रजिस्टर, लोअर डाटा पॉइंटर रजिस्टर। आगे हम इनको देखेंगे। फिर पावर कंट्रोल रजिस्टर है PCON, जो पावर के स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है। टाइमर फंक्शन को कंट्रोल करने वाला रजिस्टर है TCON रजिस्टर। ये आपका T मोड रजिस्टर है जो बताता है टाइमर की तरह वर्क करेगा कि काउंटर की तरह वर्क करेगा, मोड को बताता है टाइमर के। ये आपका TL0 TL1 TH0 T1 TH1, ये आपके टाइमर 1 और टाइमर 0 के टाइप्स हैं, यानी कि टाइमर से रिलेटेड रजिस्टर्स हैं। इनके बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे। फिर आपका P1 पोर्ट P1 का रजिस्टर है, यानी कि जितनी पोर्ट होते हैं बेटा उससे एक रजिस्टर कनेक्टेड होता है। तो P1 से जो रजिस्टर कनेक्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड P1 रजिस्टर। उसके बाद SCON रजिस्टर, जिसको हम कल के लेक्चर में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हैं। SCON रजिस्टर को हमने कल के लेक्चर में आपको क्या किया है, एक्सप्लेन किया है, जिसको हम बोलते हैं सीरियल कंट्रोल रजिस्टर। ये क्या करता है, ये सीरियल पोर्ट ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। यह सीरियल डाटा बफर रजिस्टर, इसको हमने बताया था किस प्रकार ये डाटा को होल्ड रखता है। उसके बाद पोर्ट 2 का रजिस्टर है। उसके बाद IE इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर, मतलब इंटरप्ट आप लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। अगर आप इसको इनेबल कर देंगे तो इंटरप्ट आप लेंगे, आएगा इंटरप्ट, आपको मालूम होगा कि इंटरप्ट आया है। अगर इसको डिसेबल कर देंगे तो इंटरप्ट का पता नहीं चलता है। जैसे आपके मोबाइल में बहुत सारे फंक्शन होते हैं जिसको अगर आप एक बार ऑन कर देंगे तो वो एक्टिवेट होता है, अगर ऑफ कर दिए तो एक्टिवेट नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। तो सेम इसी तरह के इसमें भी फंक्शन इनेबल फंक्शन होता है। अगर इसको 0 पे सेट कर दिए हैं तो आपका कोई भी इंटरप्ट आएगा ही नहीं। अगर इसको 1 कर दिए हैं तो इंटरप्ट फॉलो करेगा, जिसको हम इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर कहते हैं, जिसको हम IE रजिस्टर कहते हैं। समझ आई बात ना। ये आपका पोर्ट 3 रजिस्टर है, पोर्ट 3 से रिलेटेड रजिस्टर है। देखिए तो IE तक आपको समझ में आ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। तो P3 है इसके ऊपर, IE के ऊपर क्या है, IE के ऊपर क्या है आपका P3 है। तो P3 पोर्ट 3 का रजिस्टर है, रजिस्टर आप पोर्ट 3 का है, पोर्ट 3 से जो रजिस्टर कनेक्ट होता है। उसके बाद है IP रजिस्टर। IP रजिस्टर जो होता है उसको हम बोलते हैं इंटरप्ट पेरियोरिटी रजिस्टर, ठीक है। जो भी हमने आपको बताया था 5 प्रकार का इंटरप्ट होता है। 2 एक्सटर्नल इंटरप्ट होता है जिसको INT1 INT0 कहते हैं, और 3 इंटरप्ट इंटरनली होता है जिसको TF0 TF1 R1/T1 जिसको हम बोलते हैं। देखिए ये आपके क्या हैं, एक्सटर्नल इंटरप्ट। जो आपके एक्सटर्नल इंटरप्ट होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं, INT0 और INT1। और जो इसमें इंटरनल इंटरप्ट होता है जिसको हमने कल बताया था आपको, जो इंटरनल इंटरप्ट होता है TF1 TF0 R1T1, ठीक है। तो ये होता है टाइमर 1
ओवरफ्लो इंटरप्ट होता है या टाइमर 0 ओवरफ्लो इंटरप्ट होता है। ये आपका रिसीव्ड मतलब ये सीरियल पोर्ट के इंटरप्ट हैं, मतलब रिसीव डाटा इंटरप्ट है या ट्रांसमिट डाटा इंटरप्ट है, यानी कि ट्रांसमिशन में जो इंटरप्ट क्रिएट होता है T1 या रिसीविंग में जो इंटरप्ट क्रिएट होता है R1। तो इस प्रकार के 3 आपके इंटरनल इंटरप्ट हैं और 2 आपके एक्सटर्नल इंटरप्ट हैं, बाहरी हार्डवेयर डिवाइस के द्वारा जो इंटरप्ट जनरेट किए जाते हैं। हमने इंटरप्ट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, जिसको आप पिछले वीडियो को आप देखिए, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। तो आपके इसी पांच प्रकार के इंटरप्ट का पूरा व्याख्या 8054 माइक्रो कंट्रोलर में किया गया है, जिसको पूर्व के वीडियो में मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। आगे और डिटेल स्टडी कराएंगे जब हम पेरियॉरिटी बताएंगे। तो इसमें इतने प्रकार के इंटरप्ट है, किसको आप पेरियॉरिटी देना चाह रहे हैं, मतलब एक ही साथ अगर 2-3 इंटरप्ट आ जा रहे हैं तो आप किसको इनेबल करना चाह रहे हैं, ये एक रजिस्टर के द्वारा फिक्स होता है, जिसको हम बोलते हैं IP रजिस्टर, इंटरप्ट पेरियॉरिटी रजिस्टर। ठीक है, उस रजिस्टर के द्वारा हम इसके इंटरप्ट के पेरियॉरिटी को हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं कि किसको आने दिया जाए, किसको छोड़ दिया जाए, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कोई छोटा सा बच्चा बुलाने आ गया, कोई काम कर रहे हैं, छोटा सा बच्चा बुलाने आ गया, ऐसा बोल के निकल जाएंगे, लेकिन कोई गार्जियन अगर बुलाने आ गया, आप काम कर रहे हैं तो छोड़ के आप जाएंगे। तो मतलब किस इंटरप्ट को आप पेरियॉरिटी दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं, यह इंटरप्ट पेरियॉरिटी रजिस्टर के द्वारा डिटरमाइन होगा, जो 8 बिट का रजिस्टर होता है और बिट एड्रेसेबल रजिस्टर होता है। इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे जब हम स्पेशल फंक्शन रजिस्टर पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ये इंटरप्ट को पेरियॉरिटी देने वाला रजिस्टर है, ये इंटरप्ट को इनेबल डिसेबल करने वाला है। ठीक है, ये पेरियॉरिटी देने वाला है, इतना अंतर होता है, समझ जरूर रखिएगा। इसके बाद आपका होता है PSW रजिस्टर, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, स्टेटस को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। ये मान लीजिए कि कोई अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो उसमें किस प्रकार की कैरी आ रही है उसको रिप्रेजेंट करता है। फिर रजिस्टर बैंक के रजिस्टर्स को सेलेक्ट करने का काम करता है। तो बहुत सारे स्पेशल वर्क हैं इस PSW रजिस्टर्स के, इनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। एक एक रजिस्टर के बारे में हमें स्टडी करना और लिखना है। ठीक है, केवल ऊपर ऊपर हवा में पढ़ने से समझ में आने वाली चीज़ें ये नहीं है। इसके बाद PSW है, PSW के बाद बेटा क्या है, ACC है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। इसके बारे में आप तो अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये एक ऑपरेंड को क्या करता है, अपने अंदर होल्ड रखता है। मान लीजिए कि आपको 2 + 4 ऐड करना है तो 2 को अपने अंदर ऐड रखेगा, मतलब होल्ड करेगा 2 को। ये 4 बाहर से कहीं से आवे इसके पास ऐड करेगा, ये रिजल्ट को भी अपने अंदर होल्ड रखता है। ठीक है, रिजल्ट को भी मतलब क्या है, आपका लॉजिकल और आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म भी करता है, उसके रिजल्ट को होल्ड भी करता है एक्यूमुलेटर। ठीक है, बट इसमें जो है, जो आपका B रजिस्टर होता है, जो इसके जस्ट ऊपर है B रजिस्टर, ये आपका डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को परफॉर्म करता है B रजिस्टर। ये भी एक प्रकार का स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है। ये आपका लॉजिकल और अर्थमेटिकल में जैसे प्लस जोड़ घटाना एक काम कर देता है, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में यूज़ होता है B रजिस्टर का। ये भी एक प्रकार का स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं। तो हमने आपको एक संक्षिप्त स्टडी कराया, पूरे जितने भी प्रकार के स्पेशल फंक्शन रजिस्टर हैं सबके हमने एक संक्षिप्त स्टडी कराया। अब फिर से समझिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं डेटा मेमोरी के बारे में। हमने पूरे डेटा मेमोरी यानी कि रैम को 2 भाग में बांट दिया है। उसका ऊपर वाला भाग स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के लिए फिक्स कर दिया है और नीचे वाला भाग हम इस जनरल पर्पज़ मेमोरी एरिया रजिस्टर्स को के लिए हमने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। ठीक है, तो नीचे वाला लोअर पार्ट आपका जनरल पर्पज़ मेमोरी एरिया है, अपर पार्ट आपका क्या है, स्पेशल फंक्शन मेमोरी एरिया है। स्पेशल फंक्शन रजिस्टर मेमोरी एरिया है। इनके बारे में हमने बता दिया, इनका एक पर्टिकुलर एड्रेस ही होता है, इसलिए इसको हम डायरेक्ट एड्रेसिंग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रत्येक बिट का अपना पर्टिकुलर एड्रेस होने के साथ साथ इनका एक बाइट एड्रेस भी यहाँ पे होता है, इसलिए इसको हम बोलते क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एड्रेसिंग यहाँ पे होता है। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ तक की बातें समझ में आई हों तो प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजिए, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों आज के वीडियो सेशन में बस इतना ही।
आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें हम बताएंगे कि इनका जो आपके बताएं 8 रजिस्टर को कंटेंट करता है, उन 8 रजिस्टर को हम दिखाएंगे, बताएंगे, फिर बताएंगे आपको कैसे रजिस्टर बैंक का सिलेक्शन होता है। ये चैप्टर अगले वीडियो में पूरा चैप्टर कह रहे हैं, ये जो पार्ट होगा जनरल पर्पज़ मेमोरी एरिया, वो हम प्रयास करेंगे कि अगले वीडियो में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम प्रत्येक स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स का बारी बारी से हम थोड़ा थोड़ा करके स्टडी करेंगे। समझ रहे हैं ना, बहुत आसानी से समझ में आने वाला है, गारंटेड है। आप बस चीज़ों को कंटिन्यू देखिए, पढ़िए। अगर एक बार में बातें समझ में नहीं आ रही तो उसको 1 से 2 बार में लिखिए, उस पर भी समझ में नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव ए नाइस डे।